तो दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे D2, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी से मेरे भाई शुरू से लेकर अंत तक देखें, मस्त इंपॉर्टेंट है प्यारे। मैंने बात किया था पहला क्वेश्चन आपका वेद कितने हैं, तो बताने से 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का संबंध किससे मेरे भाई, तो बताएंगे सर ऋग्वेद सबसे पहले, याद रखिएगा हमारा सबसे पुराना वेद है भाई। क्या है भाई, पुराना वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। याद रखिए मेरे भाई सामवेद का संबंध किससे है, तो बताएंगे सर हमारा संगीत से संबंधित है। और मेरे भाई याद रखिएगा यजुर्वेद का संबंध किससे मेरे भाई, तो बताएंगे सर जादू टोना। क्या मेरे भाई, जादू टोना से संबंधित है। याद रखिए जादू टोना से संबंधित है भाई, याद रखिए भाई, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला, क्या मेरे दोस्तों अभी तक आपने क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए? अगर नहीं किए तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जल्दी से आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ये आप लोगों का क्लास है सेट नंबर 1। इसी तरह से मेरे भाई आप लोगों को टोटल हिस्ट्री में 10 सेट मिलेगी और अगर ऑनेस्टी पूर्वक अगर 10 सेट को कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव में कहीं से भी कोई क्वेश्चन दोस्तों इससे बाहर नहीं आएगी। और एक प्रॉफिट ये है कि अगर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी, जहां पे आप बेहतर तरीके से टेस्ट लगा के ऑब्जेक्टिव का 30 में 30 दोस्तों सही कर सकते हैं। तो लेट ना करें मेरे भाई, जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ प्रत्येक दिन मेरे भाई सुबह दोपहर शाम को आनंद ले ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। आप अशोक के अभिलेख कहां प्राप्त हुए थे, तो मेरे भाई मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया कि अशोक के जो हमारा अभिलेख है ये हमें 4 स्थानों पे दोस्तों देखने को मिले हैं खास तौर पे। पहला हमारा लक्ष्मणगढ़ जो हमारा राजस्थान पे है, काजी जो हमारा उत्तर प्रदेश में है, दीवार जो हमारा पाकिस्तान में, आज हमारा पाकिस्तान चले गए, जब आजाद नहीं हुई थी तब मेरे दोस्तों कहां था, भारत में था। दीवार हमारा पाकिस्तान में है और सोमनाथ हमारा कहां पे मेरे भाई, गुजरात। दोस्तों अभिलेख देखिए मेरे भाई, ये आप लोग तो देख पा रहे हैं कि हमारे अभिलेख कैसे लिखे है मेरे भाई। अभिलेख मेरे दोस्तों किसे कहते हैं, तो अभिलेख मेरे भाई उसे कहा जाता है जो लिखावट को मेरे दोस्तों कोई पुरातात्विक वैध वाला जो पढ़ सके उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, अभिलेख। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अब आते सर महाजनपद में से किन्हें 4 का नाम लिखे, 16 महाजनपद है मेरे भाई। और इस 16 महाजनपद का जो उल्लेख हुआ है वो कहां पे हुआ है मेरे भाई, तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म के ग्रंथ का एक नाम है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है मेरे भाई, अंगुत्तर निकाय। उसी अंगुत्तर निकाय में मेरे भाई 16 महाजनपदों का उल्लेख हुई है। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के अगर हमसे नाम पूछा जाएगा तो मगध महाजनपद बोलेंगे। क्या मेरे भाई, मगध महाजनपद बोला जाएगा। लेकिन 4 महाजनपद का नाम लिखना है मेरे भाई, मगध, कौशल, वंजी और अंग। ये 4 मेरे भाई याद रखेगा। टोटल आपका 16 है, किन्हीं 4 का नाम लिखने के लिए कहा गया है, तो मगध, कौशल, वंजी और अंग बताना है। मगध मेरे दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली है भाई, याद रखिएगा हमारा 16 महाजनपद में। फाहियान कौन था, वह किस शासक के काल में भारत आया था, तो फाहियान की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे, तो फाहियान एक चीनी यात्री थे भाई। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा ये हमारे चीनी यात्री बौद्ध यात्री थे भाई, याद रखिएगा। फाहियान क्या था मेरे भाई कि हमारा चीनी यात्री थे जो हमारा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। बस इतना याद रखिए मेरे भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आए थे। किसके शासनकाल में मेरे भाई, तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आया था। कौन सर हमारा, याद रखिए मेरे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत कौन आया था, तो चीनी यात्री फाहियान। याद रखिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है सर मुगल कालीन 2 सिक्कों का नाम लिखिए। सर मुगल कालीन 2 सिक्का का नाम था सर हमारा एक जीतल और एक हमारा रुपया। सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे भाई क्या, जीतल। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या था मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा जीतल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर हमारा क्या है, जीतल। इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर हमारा टोडरमल कौन था भाई। आपसे पूछा गया कि बताइए सर हमारा टोडरमल कौन था, तो टोडरमल अकबर का प्रमुख मंत्री था भाई। याद रखिएगा अकबर का प्रमुख मंत्री था। टोडरमल कौन था भाई, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर अकबर का वित्त मंत्री का नाम बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर अकबर का वित्त मंत्री का नाम क्या था, तो आप बताइएगा सर टोडरमल, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सर टोडरमल कौन था और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से लिखना होगा मेरे भाई कि टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री थे या प्रमुख मंत्री थे। प्रमुख मंत्री को ही हम लोग वित्त मंत्री के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है ना। तो टोडरमल अकबर का प्रमुख मंत्री था और उसने भूमि कर यानी दोस्तों टैक्स, राजस्व प्रणाली का सुधार क्या था, वह राजस्व व्यवस्था में बहुत दक्ष थे भाई। दक्ष मतलब दोस्तों बहुत सुधार किए थे कौन, हमारा टोडरमल ने। याद रखिएगा टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था या प्रमुख मंत्री था या दोस्तों मैन लीडर था। और उसने भूमि कर यानी दोस्तों जमीन का जो टैक्स होती थी ना, इस प्रणाली को ना भाई, टैक्स का मतलब होता है दोस्तों जो भूमि का टैक्स होती थी ना, टैक्स का जो सिस्टमैटिक था उस सिस्टमैटिक को दोस्तों उन्होंने बहुत ही सुधार किया था। याद रखिएगा भाई के बारे में, टोडरमल के बारे में। वर्जियान देखिए मेरे दोस्तों 2023 का पेपर में पूछा गया था भाई, वर्जियान
याद रखिए वर्जयान के बारे में आप क्या जानते हैं। वर्जयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है भाई। शाखा का मतलब होता है ब्रांच। जी हाँ, बौद्ध धर्म का जैसे दोस्तों हमारा बहुत सारे ब्रांच है भाई, याद रखिए मेरे भाई। तो उसमें से एक ब्रांच है हमारा भाई क्या, वर्जयान। याद रखिए मेरे भाई क्या, वर्जयान। याद रखिए मेरे भाई क्या है, वर्जयान। याद रखना भाई, ठीक है ना। तो वर्जयान बौद्ध धर्म का एक शाखा है भाई। बौद्ध धर्म के क्या है मेरे भाई, एक हमारा शाखा है जिसमें तंत्र, साधना और मंत्रों का विशेष महत्व है भाई। याद रखे भाई, जो वर्जयान है ना भाई, इसमें दोस्तों हमारा जो तंत्र मंत्र होते भाई, जड़ी बूटी होती थी। याद दोस्तों हमारा जो ओम बिडिंग बड़ंग शाहा नमः शिवा, ये जो हमारे दोस्तों जो हमारा होती थी ना भाई, मंत्र जो होती थी, इन सारे मंत्र का जितने सारे मंत्र होते थे ना मेरे भाई, वो हमारा वर्जयान में होता था। याद रखिएगा। तो यहाँ पे वही चीज कह रहे थे कि वर्जयान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख एक शाखा है जिसमें तंत्र, साधना और मंत्री का विशेष महत्व है। इसे वीर मार्ग भी कहा जाता है भाई। वर्जयान को हम लोग कभी कभी ना भाई, इसको हम लोग वीर मार्ग भी बोलते हैं भाई। याद रखिएगा, इसे हम लोग वीर मार्ग भी कहा जाता है। इसमें साधक विशेष ध्यान और मंत्रों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते थे। और जितने सारे दोस्तों हमारे साधक थे, साधु संत लोग होते थे ना, वो लोग दोस्तों इसमें क्या करते थे, मोक्ष की प्राप्ति करते थे। जहाँ दुनिया भाड़ में चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, घर द्वार भाड़ में जाए बह जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम साधना के रास्ता को अपनाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करेंगे। हम सिर्फ भगवान का माला जपेंगे और कुछ भी काम नहीं करेंगे। ऐसा बताएगा दोस्तों हमारा वर्जयान। आइए सर, अगला क्वेश्चन है सर, कमल महल की तो विशेषता बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, मॉडल पेपर का क्वेश्चन, उठा के देखिएगा मेरे भाई। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया कमल महल का 2 विशेषता बताइए। एक्चुअली आपको पॉइंट से लिखना चाहिए था। देखिए, विजयनगर में स्थित एक सुंदर कमल महल है भाई। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं भाई, गौर से सुनेगा। सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि कमल महल कहाँ पे। देखिए दोस्तों, कमल की फूल की तरह दिख रहा है भाई, है ना, कमल की फूल की तरह आप लोगों को दिख रहा है भाई, ठीक है। तो विजयनगर में स्थित एक सुंदर महल है जिसे कमल महल या लोटस महल भी कहा जाता है भाई। वाटर को पानी बोलो या पानी को वाटर बोलो, कोई फर्क पड़ेगी नहीं मेरे भाई। वही चीज यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि विजयनगर में स्थित एक सुंदर महल है जिसे कमल महल या लोटस महल भी कहा जाता है। जिसे हम लोग कमल महल या तो लोटस महल भी हम लोग क्या बोलते हैं भाई, याद रखेगा। इस महल का प्रयोग राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। इस महल का जो प्रयोग होती है ना भाई, जो बड़े बड़े राजा होते थे वो लोग यहाँ पे जाते थे। बड़े बड़े राजा का बाप, भाई, बहन, मतलब उनके परिवार में जितने सारे कोई थे ना भाई, सारे इस महल में जाकर के सोते थे। इस तरह से सोते थे भाई, है ना। तो कोई बच्चा इस तरह से कोई बच्चा चिल्लाते थे भाई, कहाँ पे, तो बताएंगे इस कमल महल के अंदर में। तो ये कमल महल में जाने की इजाजत सिर्फ राजा थे और राजा के जितने सारे परिवार थे वो सब कोई भाई, ठीक है। तो इस महल का प्रयोग राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। यह एक परिषदीय सदन था और यहाँ राजा अपने सलाहकार से मिला करते थे। जैसे दोस्तों मान के चलिए मैं एक टीचर हूँ, एग्जाम्पल, अगर हूं नहीं टीचर्स, मैं पूछ रहा हूं भाई, मान के चलो माना की संख्या बराबर प्रिंस सर, ठीक है भाई, और आप हमारे पास आए भाई, तो आप मेरे क्या हो गए, क्या हो गया भाई, तो हमारे स्टूडेंट्स हो गए। तो आप मेरे साथ जब दोस्तों मिलने के लिए आए, कहाँ पे, मेरा घर, तो मेरे दोस्तों मेरा घर क्या है, कमल महल है। हम राजा है सर, ठीक है, तो हम दोस्तों हम महल में बैठे हुए, तो अब हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा जो विजयनगर का जो दोस्तों राजा होते थे, जो कमल महल उनके अधीन में होते थे, तो जितने सारे उनका दोस्तों नौकर होता था या कोई किसी से मिलना होता था, तो राजा से दोस्तों मिलने के लिए इसी कमल महल के अंदर में जाते थे भाई, याद रखेगा, ठीक है। तो विजयनगर में स्थित एक सुंदर कमल महल है जिसे कमल महल या लोटस महल भी कहा जाता है। पहला पॉइंट लिखिएगा भाई, ठीक है, पॉइंट में लिखिएगा, मजा आएगा दोस्तों। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। इस महल का प्रयोग राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। यह एक परिषदीय सदन था और यहाँ राजा अपने सलाहकार से मिला करते थे भाई। जितने सारे सलाहकार होते थे भाई, सबको दोस्तों इसमें क्या करते थे, मिला करते थे भाई, किससे, राजाओं से। ये था सर हमारा कमल महल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप देख सकते हैं मेरे भाई, कमल महल, ठीक है। मंगल पांडे का संक्षिप्त में परिचय देता मेरे भाई, मंगल पांडे कौन था भाई, आइए सर बात करते हैं। मंगल पांडे भारतीय सैनिक थे जिसे 1857 के विद्रोह की शुरुआत की। याद रखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था मेरे भाई, तो 10 मई 1857 को दोस्तों हमारा, याद रखिए मेरे दोस्तों, किसका शुरुआत हुआ था, तो बताएंगे सर हमारा 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। कहां से हुआ था भाई, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, मेरठ से हुई थी। कहां पे मेरे भाई, मेरठ से हुई थी। आखिर ये क्रांति दोस्तों कब शुरू करने की बात कही गई थी, तो मेरे भाई 30 मई को शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों ये लोग क्या किए ना, भारतीय लोगों ने 30 मई को ना शुरू करके ये लोग 10 मई को ही शुरू कर दिए, जिसके कारण 1857 की क्रांति असफल हो गए और भारत पूरी तरह से हार गए। मेरे भाई इसी समय
हमें आजादी मिल जाती अगर दोस्तों सही तरीके से मेरे भाई अगर हमारा जो डेट निर्धारित किया गया था उस डेट को दोस्तों अगर आपका दोस्तों अगर युद्ध होती। जिस एग्जांपल दे रहा हूं भाई, आपको कहा गया कि आपका एग्जाम 6 दिसंबर से है भाई, ठीक है, आपको कहा गया कि 6 दिसंबर से, और अचानक मेरे दोस्तों अगर आपसे 6 नवंबर को अगर आपका एग्जाम ले लिया जाए तो मेरे दोस्तों क्या आप 6 दिसंबर की तुलना में 6 नवंबर में जैसे मार्क्स ला पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपका साथ क्या हो भाई, अचानक हुआ है भाई, है ना। ऐसा ही हुआ था दोस्तों हमारा, याद रखिए किससे, हमारा 1897 क्रांति भारत के लोगों का दोस्त था, जिस कारण से दोस्तों हम लोगों को आजादी मिलनी नहीं पाई, नहीं तो उसी समय मेरे भाई हमारे देश की आजादी मिल जाती भाई। ठीक है, तो गौर से सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है, गौर से सुनिएगा, चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो मंगल पांडे भारतीय सैनिक थे जिन्हें 1857 के विद्रोह की शुरुआत की, 1857 के विद्रोह की शुरुआत की। यह भारतीय सैनिक सेना के सदस्य थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत करने के लिए प्रसिद्ध थे। और यही था दोस्तों मंगल पांडे जिसने कहा था कि हम गाय और सुअर का चर्बी लगे हुए करतूस को प्रयोग नहीं करेंगे। तब जाकर दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था भाई, याद रखिए, तब जाके मेरे भाई क्या कर दिया गया, मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था मेरे दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, मंगल पांडे बहुत खतरनाक व्यक्ति था मेरे भाई, अंधाधुन व्यक्ति था, मतलब भारत के आजादी के लिए मेरे भाई सर को तन से जुदा करने तक दोस्तों बात कही गई थी। तो इन्होंने कहा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मेरे गर्दन अगर इस धरती पर कुर्बान हो जाए और हमारे देश को अगर आजादी मिल जाएगी तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लगाए चाकू हमारे गर्दन को, धन से हमारे गर्दन को सर से अलग कर दीजिए और हमारे देश को आजाद कर दीजिए। मेरे दोस्तों मंगल पांडे को गांधी जी द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन का नाम लिखिए। दोस्तों ऐसे तो गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, क्योंकि गांधी जी का पहला आंदोलन की अगर हम बात करें 1917 में दोस्तों हमारा चंपारण का आंदोलन शुरू होती है, और गांधी जी का अंतिम आंदोलन 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बीच में दोस्तों उन्होंने 1918 में खेड़ा आंदोलन किए, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1920 में भी दोस्तों हमारा असहयोग आंदोलन हुए, 1922 में दोस्तों असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, 1922 में ही दोस्तों हमारा चोरी चौरा कांड हुई थी भाई। फिर उन्होंने दोस्तों 1930 में हमारा क्या किया था, 1930 में दोस्तों हमारा दांडी मार्च निकाले, बहुत सारे ने भाई इन्होंने आंदोलन किए। तो उन सब आंदोलन को आप लोगों को याद कर लेना है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ठीक है। मैं सारा आंदोलन आप लोगों को पहले ही लिखा चुका हूं भाई, इतने सारे कोर्स वाले हैं ना भाई, सारे चीजों को मेरे भाई मैं A to Z मैं आप लोगों को दोस्तों निकाल चुका हूं, सॉरी मैं लिखा चुका हूं भाई, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा ना कि नहीं 4 आंदोलन के नाम लिखिए, तो पहला आपको बताना है सर, याद रखिएगा मेरे भाई, चंपारण का आंदोलन दोस्तों कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। उसके बाद नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च जो हमारा 1930 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1920 को 1942 को हुआ था। और यही भारत छोड़ो आंदोलन है मेरे दोस्तों जब महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो की नारा, महात्मा गांधी ने नारा क्या दिया था मेरे भाई, करो या मरो की नारा दिया था, याद रखिएगा दोस्तों। इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन दोस्तों हमारा 1919 में शुरू किया गया था मेरे भाई। अगर आपसे और पूछा जाएगा तो बताइए सर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था मेरे भाई, तो 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, और 1922 को दोस्तों हमारा वापस लिया गया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 4 फरवरी 1922 को, याद रखिए, चोरी चौरा पुलिस थाने में मेरे भाई आग लगा दिए थे, जिस कारण से बहुत सारे पुलिसकर्मी, ब्रिटिश अंग्रेजों के पुलिसकर्मी मर चुके थे मेरे भाई। ने कहा था ये आंदोलन हमने जो चलाया था ये असहयोग आंदोलन था, और ये आंदोलन हम लोग अहिंसा पूर्वक चलाएंगे और शांति तरीके से चलाएंगे। लेकिन भारत ने क्या कर दिया भाई, बगावत पैदा कर दी, जिसने वापस ले लिया। मैं बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन में, डोंट वरी भाई, ठीक है। आइए सर, क्रिप्स मिशन के 2 सदस्यों के नाम लिखे। तो क्रिप्स मिशन तो भारत आए थे दोस्तों, तो क्रिप्स मिशन के 2 सदस्य का नाम लिखना है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। याद रखिए मेरे भाई, क्या, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये 2 आपका नाम याद रखिए मेरे भाई, क्या, क्रिप्स मिशन के 2 सदस्य का नाम याद रखेगा। अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है? 2 मार्क्स का है तो आपको इतना लिखना है, 3 मार्क्स का है तो मेरे दोस्तों इससे आपको बड़ा लिखना होगा। मेरे दोस्त आप सभी को पता है कि अकबर ने दोस्तों हमारे एक धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म। यस या नो भाई, दीन इलाही धर्म में मेरे भाई सबसे पहले तो आप लोग जाने कि दीन इलाही धर्म कब चला था मेरे भाई, 1582 में। किसने चलाया था? अकबर ने। अकबर ने मेरे भाई दीन इलाही धर्म चलाया था, और यही दीन इलाही धर्म है मेरे भाई, धर्म में हमारे अकबर ने सभी धर्मों के अलग अलग, सभी धर्म के अलग अलग मतलब तो अच्छे अच्छे बातों को दोस्तों उन्होंने अपने धर्म में शामिल किया था। समझ पाए मेरी बात को? दीन इलाही धर्म अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसने चलाया, कब चलाया, तो बताएंगे दीन इलाही धर्म 1582 में अकबर द्वारा चलाया गया, ठीक है।
दीन इलाही धर्म क्या है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ऐसा लिखना है कि दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा 1582 में चलाया गया था। दीन इलाही धर्म में अकबर ने सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को शामिल किया गया था और दीन इलाही धर्म में अकबर ने हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया और कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सारे लोगों को उन्होंने एक मानकर दोस्तों अपने धर्म को बना के रखा। ठीक है, तो अकबर को राष्ट्र सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने भारत के विभिन्न हिस्सों को एकजुट किया और धार्मिक सहानुभूति, सहानुता और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। मैंने अभी आपको बताया अकबर ने दोस्तों अलग अलग धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को अपने धर्म में शामिल किया और इसी धर्म को कहा क्या? दीन इलाही धर्म। उसी धर्म को मेरे भाई उन्होंने क्या कहा? दीन इलाही धर्म। क्या कहा मेरे भाई उन्होंने? दीन इलाही धर्म। भाई बस इतना बता देंगे मेरे दोस्तों, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों और उनके उत्खननकर्ताओं का नाम लिखिए मेरे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल और उनके उत्खनन का नाम बताना है भाई। पहला आपको बताना है सर हड़प्पा, जो हमारा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया, और दोस्तों 1922 में जो हमारा दोस्तों सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, रखलदास बनर्जी ने किया था। सिंपल सा बात है भाई, आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, आप आसान कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। हड़प्पा सभ्यता सर कोई भी क्वेश्चन आए कि मैं कर लेंगे आप लोग। क्या मेरे दोस्तों अभी तक आपने क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए? अगर नहीं किए तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जल्दी से आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ये आप लोगों का क्लास है सेट नंबर 1। इसी तरह से मेरे भाई आप लोगों को टोटल हिस्ट्री में 10 सेट मिलेगी, और अगर ऑनेस्टी पूर्वक अगर 10 सेट को कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव में कहीं से भी कोई क्वेश्चन दोस्तों इससे बाहर नहीं आएगी। और एक प्रॉफिट ये है कि अगर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी, जहां पे आप बेहतर तरीके से टेस्ट लगा के ऑब्जेक्टिव का 30 में 30 दोस्तों सही कर सकते हैं। तो लेट ना करें मेरे भाई, जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ प्रत्येक दिन मेरे भाई सुबह दोपहर शाम को आनंद ले ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। नेक्स्ट सर, मौर्य साम्राज्य के किन 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखे? तो बताएंगे सर हमारा मौर्य साम्राज्य। सबसे पहले जानिए मेरे भाई मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करने वाला बात है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था मेरे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था मेरे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिए मेरे भाई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम क्या था भाई? बिंबिसार। बिंबिसार के बेटा का नाम क्या था मेरे भाई? अशोक। याद रखिए मेरे भाई, अशोक। अशोक ने कौन सा धर्म को अपनाया था? तो बताएंगे सर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था भाई, याद रखिएगा। ठीक है, आइए सर बात करते हैं। तो मेरे भाई मौर्य साम्राज्य के किन 4 प्रमुख राजनीतिक दल? पहला तोसाली बताना है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन बताना है। ये 4 जो होती है ना भाई, ये हमारा याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य के 4 दोस्तों हमारा राजनीतिक क्या है केंद्र है भाई। क्या है मेरे भाई? राजनीतिक हमारा केंद्र है मेरे भाई। ठीक है, डाउट? नो डाउट सर। आइए सर आप क्वेश्चन पे आते हैं सर। आजाद हिंद फौज, अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 के पेपर में पूछा गया था। पेपर है तो उठा के देखिएगा, हो सकता है कि आपका छोटा भाई झूठ भी बोल सकता है भाई, ऐसा बात नहीं है कि मैं सब सच ही बोलता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ भाई, है ना। जैसे ये झूठ बोल रहा हूँ कि आजाद हिंद फौज का गठन 1922 में हुआ था। 22 या 23 में एक्चुअली मुझे याद नहीं, 22 में ज्यादा हमें चांसेस है भाई। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में किया। पहला जानिए मेरे भाई, इसी को बोलते सर हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जब आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी कर लेंगे ना भाई, तो आपका जो समझ गए ना, समझ गए ना बाबा, बाबुआ समझ गए ना रे भाई। ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। तो आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में किया। बोस ने भारतीय सैनिकों से जुड़कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक सेना बनाई। मेरे दोस्त सबको पता है कि 1942 में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। उसी समय सुभाष चंद्र बोस चले गए क्या भाई? सिंगापुर चले गए भाई, और उन्होंने कहा कि हम भारत के सैनिकों को मजबूत करते हैं, तब जाकर हम अंग्रेजों का सामना कर पाएंगे। ठीक है ना, गौर से सुनेगा। तो आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में किया। बोस ने भारतीय सैनिकों से जुड़कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक सेना बनाई। इस सेना का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। उन्होंने दोस्तों एक सैनिक गठन, सेनाओं का एक संगठन बनाए, और उनका उद्देश्य था इस सेनाओं का संगठन बनाने का कि हम किसी भी हाल में भारत को क्या करेंगे भाई? हाथ दिलाएंगे इनसे। ठीक है, बोस ने इसे आजाद हिंद फौज के नाम से दिया और उसके प्रमुख बने भाई। और आजाद हिंद फौज का प्रमुख, प्रदाता, जन्मदाता, संस्थापक, जनक सुभाष चंद्र बोस को माना। समझ गए मेरे भाई? एकदम साधारण भाषा बताएं, क्या बता रहा है कि आजाद हिंद फौज का गठन
सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में किया। यह आजादी फौज सैनिकों का भारत को आजादी दिलाने के लिए एक सैनिक संगठन बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, और इसका उद्देश्य था कि हम भारत को आजादी, भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे। बस इसी का नाम दिया गया आजादी फौज। ठीक है भाई, आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कार्बन 14। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन मेरे भाई पिछले कई स्टूडेंट्स को दोस्तों समझ में नहीं आई भाई कार्बन 14 क्या है। और मेरे भाई पता है जैकबोर्ड पहले इस क्वेश्चन को नहीं पूछते, पता है मेरे भाई पहले जैकबोर्ड जो थे ना वो इस क्वेश्चन को नहीं पूछते थे, लेकिन मेरे भाई अबरी पूछ रहा है भाई। हाँ, पिछले साल या उसके पिछले साल 2025 या 24 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। हाँ, पूछा गया था मेरे भाई कि हमें कार्बन 14 विधि क्या है। देखिए मेरे भाई, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि, तिथि निर्धारण। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे भाई, एग्जाम्पल देखिए मेरे भाई, मेरे पास मोबाइल है भाई, ठीक है, मेरा मोबाइल है भाई, मोबाइल को मैं रगड़ रहा हूँ रगड़ रहा हूँ रगड़ रहा हूँ रगड़ रहा हूँ। अरे तू कलवा है कि रे? हाँ कलवा है। रगड़ने के बाद इसका डेट मुझे पता चल गया। क्या दोस्तों, अगर डेट नहीं पता चला मेरे भाई तो इसे हम कोई मशीन के द्वारा ना भाई इसे हम जांच करते हैं कि कब का बना हुआ है, 2025 का है या 2020 का है, 2018 का है, कब का बना हुआ है। तो दोस्तों जब इसका पता चल जाता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बन 14 विधि। याद रखें, सिंपल सा बात याद रखें भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बन 14 विधि। तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। गौर से सुनिएगा, मैं कुछ बात बोल रहा हूं फिर मैं आपको पिक्चर भी से समझाऊंगा। मेरे दोस्त, कार्बन अगर दोस्तों हमारे पास 12 है और अगर हमारे पास कार्बन दोस्तों अगर 14 है तो जानिए मेरे भाई वो जीव क्या है भाई, जीवित है भाई। याद रखिए वो मेरे भाई क्या है भाई, वो जीवित है। एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, ये हमारे मोबाइल है भाई, इस मोबाइल को मैंने रगड़ने के बाद मशीन में चेक करवाया तो इसमें दोस्तों हमारा कार्बन जो 14 है ना भाई, ये कार्बन 14 भी और दोस्तों कार्बन 12 दोनों क्या भाई समान है। यानी मान के चलिए मेरे दोस्तों, अगर हमारा कार्बन दोस्तों अगर 1 kg है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो हमारा कार्बन 14 भी दोस्तों क्या अगर 1 kg है भाई, कार्बन 14 और कार्बन 12 अगर दोस्तों दोनों अगर 1 kg करके है, क्या मेरे भाई दोनों अगर हमारे 1 kg करके है तो हमारे क्या हो गया, समान है। तो जो जीवित वस्तु है ना भाई इसकी पहचान होती है कि कार्बन 12 और कार्बन 14 समान होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जीवित वस्तु। समझ गए मेरे भाई, एकदम सिंपल भाषा में समझ लेना है, एकदम सिंपल भाषा में। क्या बताए सर, कार्बन 12 और कार्बन 14 अगर दोस्तों दोनों में समान है तो मेरे दोस्तों वो वस्तु जीवित है, अगर समान नहीं है तो मरा हुआ है भाई। ठीक है, आइए दोस्तों एकदम साधारण भाषा में समझिए। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 14 तो स्थिर रहता है। कार्बन 14 जो है मेरे भाई मृत्यु की अवस्था में अगर हम बात करें भाई तो कार्बन 14 जो है कार्बन 12 जो है मेरे भाई वो 1 ही kg होगा भाई, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों हमारा जो कार्बन 14 है ना भाई वो दोस्तों निरंतर क्षय होते हैं। तो मेरे भाई ये हमारा आधा kg हो सकता है, 250 हो सकता है, 300 ग्राम हो सकता है, मतलब दोस्तों इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखिए मेरे भाई जीवित दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं मृत्यु। इतना सिंपल तरीके से मैंने बताया, मुझे उम्मीद नहीं था मेरे भाई कि मैं आप लोगों को इतना सिंपल शब्दों में बता पाऊंगा, मुझे उम्मीद नहीं था मेरे भाई। फिर से समझिए, तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार अगर कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों अगर समान मात्रा में है तो वो वस्तु जीवित है, अगर समान मात्रा में नहीं है, अगर कार्बन 12 समान है और कार्बन 14 अगर अलग अलग है भाई, हाँ ना भाई अलग अलग मतलब 600 ग्राम है, 300 ग्राम है, 1 kg से कम है, 1 kg से ज्यादा है, तो मेरे भाई क्या है, परिवर्तन है, तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मृत्यु वस्तु भाई। मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। वो फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। और जिस वस्तु में कार्बन 14 जितना कम होती है भाई, कार्बन 14 जो होती है भाई जितना कम होता है ना भाई कार्बन 14 उतना दोस्तों वो वस्तु क्या है, प्राचीन होता है, पुराना। बस इतना याद रखिए मेरे भाई, मेरे लाडला आपका काम बन जाएगी। भूख लग गया मेरे भाई, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 14 और कार्बन और दोस्तों पता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम बताए भाई, सिंपल सा बताना है, ठीक है। हड़प्पा, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, रखलदास बनर्जी, लोथल, SR राव और कालीबंगा बता।
ठीक है, आइए सर अगला बताना है। हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषता बताएं। पहला विशेषता बताना है आपको क्या, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। भारत के क्या है मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, भारत की प्रथम नगरीय व्यवस्था है भाई, क्या नगरीय सभ्यता है, याद रखिएगा। दूसरी विशेषता बताना, इस सभ्यता के नगर जाल की तरह बसे थे। जाल देखिए ना भाई, जाल इस तरह से जाल होता है मेरे भाई, जाल की तरह दोस्तों ये सभ्यता पूरी तरह से बसी हुई थी भाई। जाल की तरह क्या था मेरे भाई, इस तरह से पूरी तरह से बसा हुआ था, हर तरफ गांव ही गांव, चौरा ही चौरा था भाई। इसमें सड़क एक दूसरे को सीधा काटती थी भाई, इस तरह से सड़क होता था भाई, याद रखिएगा। क्या होता भाई, इस तरह से दोस्तों सड़क होती थी, ठीक है, इस तरह से सड़क होता था भाई, तो ना पाए भाई। ये एक दूसरे को दोस्तों क्या करती थी, समकोण पर काटती थी, ठीक ना, ठीक है ना। और पूरे नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। और दोस्तों इस सड़क पे कहता है नली का जाल भाई, सड़क का जो गंदा पानी है ना वो बाहर आता, सड़क का जो गंदा पानी है ना भाई बाहर आ, ठीक है, समझ गए भाई। हड़प्पा सभ्यता की दो विशेषता। अगला देखिए, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व को कुछ नहीं, बस यातना याद रखेगा, खुदाई के दौरान जो चीजें मिलती है। जैसे मेरे दोस्तों मैं खोद रहा हूँ और मुझे कोई चीज मिल गया भाई, याद रखेगा, हमें क्या मिल गया मेरे भाई, कोई चीज हमें मिल गया भाई। तो खुदाई के दौरान जो चीज मुझे मिलती है, अगर उनसे इतिहास के बारे में पता चलता है तो हम लोग पुरातत्व कहते हैं। इस एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, मैं कोई खोद रहा मिट्टी को खुदाई करने के बाद खोदते मेरे दोस्तों मुझे क्या होगा मेरे भाई, कुछ मिल गया भाई, क्या मिला मेरे, कुछ मुझे मिल गया भाई। और मिलने के बाद दोस्तों हमें इस इतिहास के बारे में पता चलता है भाई, क्या इतिहास के बारे में दोस्तों हमें क्या होता है, पता चलता है भाई। तो हमें इसे क्या बोलते हैं भाई, पुरातत्व बोलते हैं भाई, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, अभी मैंने जस्ट बताया भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता को उत्खनन करवाया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ये क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, मस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग एनी हाउ कर लेंगे भाई, ठीक है भाई। तो बताएं मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों को समझ में आ रही है, ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, ऑनेस्टी पूर्वक बताएंगे, क्या मेरे भाई आप लोगों को समझ में आ रही है भाई, फटाफट बताएं मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन को ना भाई, एक एक चीज को दोस्तों बहुत ही सिंपल भाषा में मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए दोस्तों तैयार किया होता है कि कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए भाई आप लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या मेरे दोस्तों अभी तक आपने क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, अगर नहीं किए तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जल्दी से आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ये आप लोगों का क्लास है सेट नंबर 1। इसी तरह से मेरे भाई आप लोगों को टोटल हिस्ट्री में 10 सेट मिलेगी, और अगर ऑनेस्टी पूर्वक अगर 10 सेट को कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव में कहीं से भी कोई क्वेश्चन दोस्तों इससे बाहर नहीं आएगी। और एक प्रॉफिट ये है कि अगर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी, जहां पे आप बेहतर तरीके से टेस्ट लगा के ऑब्जेक्टिव का 30 में 30 दोस्तों सही कर सकते हैं। तो लेट ना करें मेरे भाई, जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ प्रत्येक दिन मेरे भाई सुबह दोपहर शाम को आनंद ले ऑनलाइन क्लास के माध्यम से।